बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान के केसेस का जो मवाजना किया है उस पर तो सवाल नहीं उठता कि तौहीन करना और कत्ल करना तो बराबर नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ नहीं, बुनियादी तौर पर देखें, तारीख को जिस हद तक ये लोग मस्ख कर रहे हैं उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी वो इसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी, टू curtail द पावर्स ऑफ द जुडिशरी और अपील बिफोर इक्विटल खत्म करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गला घोंटने की कोशिश की थी। अच्छा, ठीक। और उसके दौर में जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और फिर उसके बाद इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह की जजेस की अपॉइंटमेंट की हैं, सज्जाद अली शाह जो था उसको आसिफ जरदारी ने किस बुरी तरह जलील और रुस्वा किया था, आपको शायद याद नहीं है। आपको पता नहीं है कि उस बेचारे ने क्या क्या कुछ लिखा, कि किस तरह उसको कहा गया था कि फलां फलां एक लिस्ट दी गई थी कि इतने बदतरीन और करप्ट जज निकाल दो, और फिर सज्जाद अली शाह को इन्होंने इबरत का निशाना बनाया, इन दोनों ने मिलके और उसको चीफ जस्टिस से रिमूव करवाया। फिर उसके बाद दूसरी तारीख मिलती है तो दूसरे खानदान की तारीख है कि उन्होंने जब उनकी मर्जी के जज नहीं थे तो उन्होंने सबसे पहले तो दो जजों का बाकायदा, जस्टिस मलिक कयूम और एक और राशिद अजीज साहब थे, जस्टिस कयूम की केसट पकड़ी गई और उनको कहा गया कि किस तरह से उन्होंने बेनजीर को सजा देनी है। और फिर उसके बाद उन दोनों से खैर इस्तीफा ले लिया, लेकिन किसी में शर्म गैरत हया नहीं आई शहबाज शरीफ के अंदर कि जिसकी वीडियो पकड़ी गई थी उन लोगों में हया थी, वो इस्तीफा दे गए, ये सियासत से पीछे हट जाते। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हद तक इज्जत ने नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, वो वहां बैठे हुए थे और अगली दफा कैसे हमला हुआ और किस तरह हुआ, वो केस कैसे चला, क्या आज तक कभी उस केस के अंदर जो बेचारा अख्तर रसूल और जो उसमें आने वाले थे दूसरे अपना तारक अजीज, बेचारा वो असेंबली में नाअहल करार दिए गए, लेकिन जिसने बैठ के डोरियां हिलाई थी उसको कुछ नहीं किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के केस के ऊपर मेरी बिल्कुल राय मुख्तलिफ है बहैसियत कानूनदान। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ऐसे शख्स को फांसी हुई थी कि जिसने हुक्म दिया था कि जाओ फलां को कत्ल कर दो, वरना पुलिस वालों की कोई जाती दुश्मनी नहीं थी अहमद रजा कसूरी के साथ, उसके बाप के साथ उन्होंने कोई उसका जमीन कब्जा नहीं की हुई थी, उन्होंने कोई उनके साथ कोई जाती खानदानी दुश्मनी नहीं थी कि पुलिस वाले जाके फायरिंग करें और वो उसको मार दें नवाब मोहम्मद अहमद खान को। पहली दफा हुआ था कि उन्होंने कहा हमें फलां बंदे ने कहा, उन्होंने कहा हमें फलां बंदे ने कहा। फिर रिकॉर्ड निकाला गया कि जब असेंबली में भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा था आई हैड एनफ ऑफ दिस मैन, मैं नहीं देखना चाहता इसको, और फिर उसके बाद 6 हमले हुए उस बंदे के ऊपर। आप कहते हैं वो फांसी की सजा अदालत ने दी थी। मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर वो आज भी वो केस जो है, आपको पता है उस केस के अंदर क्या कहा गया था, बिल्कुल आज की सूरत हाल के अंदर। अच्छा। कि ये जो हुकूमत है ये बदमाश का अड्डा बन चुकी हुई है, जहां से लोगों को भेजा जाता है कि जाओ फलां को कत्ल कर दो, ये हुकूमत नहीं रह गई। उसके बाद अगली सूरत हाल में आए ये इन्हीं के जमाने के अंदर। हाँ। जब भी इन्होंने फिर पूरा कोशिश की कि कैसे हम जजों को पोल्यूट करते, इसी नवाज शरीफ ने कहा था ये जो इख्तियार दिया है जजों को रिक्रूट करने का, चीफ जस्टिस को और बाकी तीसरे को जो काउंसिल बनाई जो पार्लियामेंट ले, किसने किया था? नवाज शरीफ ने किया था। और फिर जिस तरह इन्होंने बाकी मेन जुडिशरी आती थी, जो सिविल सर्विस के लोग होते थे, जैसे जस्टिस कियानी थे, जैसे जस्टिस समूद रहमान थे, जैसे जस्टिस कॉर्नेलियस थे, ये वो लोग थे जो सिविल सर्विस से डिप्टी कमिश्नर पहले लगते थे और फिर उसके बाद उनको ऑप्शन दी जाती थी। जैसे सलीम थे, जैसे अनवारुल हक, क्या लोग थे उसके अंदर पैदा हुए। पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई बड़ा नाम है तो वकला से नहीं आया, इधर से आया है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने ऐसा भर्ती शुरू की आज। अब मसला यह है कि इन दोनों के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं लगाती तो मैं एक बात सिर्फ यहां पूछना है, फिर क्या कसूर था उस बेचारे निहाल हाशमी का? फिर क्या कसूर था उस बेचारे अपना वो जो उसका फैसलाबाद का बोर्ड होना चाहिए। हाँ। दानियाल अजीज और उसका दूसरा जो है दानियाल जो है तलाल चौधरी, क्या इनका क्या कसूर था? ये बेचारे तो कठपुतलियां थे, इनको तो पीछे चाबी किसी और ने बढ़ी हुई थी, ये तो चाबी वाले बावे थे। चाबी देने वालों को सजा दो भाई, चाबी वाले बावों को क्यों सजा देते हो? इलेक्शन होगा मगर पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, पहले इमरान की 200 पेशियां होंगी और फिर होगा इलेक्शन। तो इस मौक़िफ़ को, इस बयानिए को आप किस तरह से? अच्छा, 200 इंसाफ कर लेते हैं।
4 बंदे नून लीग के भी ले जाते हैं, उनको भी नंगा करते हैं, उनको भी मारते हैं, उनके पीछे भी लोग लगाते हैं ना। अगर बराबर ही करना है तो ये 8 महीने के अंदर जो कुछ हुआ है, इतना तो कभी तारीख में हमने नहीं देखा। हमने उम्र गुजारी है इन लोगों के साथ। फिर आप खौफजदा लोगों के प्रोग्राम बंद करो, जल्दी जल्दी कर दो। 70 साल का कोई नून लीग का भी आदम सवाती जैसा निकाल लो, उसको भी ले जाओ, उसकी भी वीडियो बना के उसकी बीवी की भेज दो, इसके साथ उसके बराबर करो यार। पाकिस्तान के अंदर यही जुल्म है कि पाकिस्तान के अंदर आगे नहीं चलते। इस जैसी खवातीन जो है रिग्रेसिव वे में लेके जाती हैं। मैंने पहले भी कहा एक दफा कि बुनियादी तौर पर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, पता नहीं क्या चीज है, किसकी वजह से और किस रिवेंज के अंदर निकली, उस रिवेंज के बेसिस क्या है, कौन से पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, वो तो साइकोएनालिसिस वाला जानेगा तो बताएगा। लेकिन एक और बात बताऊं मैं, मसला सारा ये है 1957 में इसने अपनी इज्जत और नामूस खोई थी जस्टिस मुनीर के कहने के ऊपर। जस्टिस मुनीर पे तो किसी का प्रेशर नहीं था ना उस वक्त। जब उसने पहली दफा गुलाम मोहम्मद के किया था तो कोई पीछे और नहीं था। लेकिन जस्टिस मुनीर के सबसे पहले केस जो था उसका मौलवी तमीजुद्दीन वाला था, उसने फैसला किया एक, और 58 जो 27 अक्टूबर को तो उसने एक ऐसा मैक्सिम दे दिया कि उसने कहा सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज जस्ट, यानी फाते इनकलाब जायज होता है। और अयूब खान ने उठा के कान से पकड़ा, सिकंदर मिर्जा को बाहर निकाला, तबाह हो जाओ, ताकतवर कौन है, मैं ताकतवर हूं, तुम्हें हुकूमत करने की क्या 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 तो क्या, जाओ इंग्लैंड में जाके बर्तन मांजो, वहां जाके उसमें अपने इस होटल में जाके। फिर उसके बाद आगे आपने कैसे कैसे फैसले दिए। आप उसके अंदर आसमा जहांगीर केस वाला देख रहे हैं, उस वक्त वो आसमा जिलानी हुआ करती थी, आसमा जिलानी केस बड़ा मशहूर केस है, नुसरत भुट्टो केस, वो देख ले। फिर उसको इफ्तिखार चौधरी वाली जजमेंट जो जिसमें अरशाद हसन खान की जजमेंट। मैं आपको बताऊं, आज इंडिया के अंदर एक जज जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। उस जज का नाम है अब्दुल नजीर। वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि जज था, और वो रिटायर हुआ है जनवरी की 4 तारीख को। ये जज वो था जिसने अयोध्या की जजमेंट लिखी थी, 5 जजों में से शामिल था, और ये मुसलमान जज था, बाकी 4 जज हिंदू थे। और इन्होंने वो जजमेंट जो थी फैक्ट्स के खिलाफ लिखी थी, और फैक्ट्स के खिलाफ लिखी थी क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स जितनी भी थी ना उस वक्त वहां पर अयोध्या के अंदर, वो ये थी कि मैंने खुद डीजी आर्कियोलॉजी से मिला, मैं रिपोर्ट देखी थी कि उसमें कोई मर्डर नहीं मिला था। अच्छा। फिर एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी कि 400 साल स्ट्रक्चर जो था वो 92 के अंदर ढाया गया। इन्होंने उसको पीछे रखा और इन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को और जगह दे दो और हिंदुओं के हक में फैसला कर दिया। वो 4 जनवरी को जब रिटायर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसको कहा एम्बॉडीमेंट ऑफ सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म की का मुजस्समा है। और उसने एक और अजीब गरीब बात की, उसने कहा इसने कौमियत को हिंदू कौमियत को, हिंदुस्तानी कौमियत को उसके ऊपर प्रेफर किया। इसके ऊपर क्या नाम है, ये जो है अपना इंसाफ के ऊपर, यानी इंसाफ की कोई हैसियत नहीं। लेकिन असल मसला क्या हुआ, जहां से जजमेंट जुडिशरी खराब होती है, 23 तारीख को उसको आंध्र प्रदेश का गवर्नर लगा दिया गया। अच्छा। इस वक्त उन्होंने कहा कि यह गवर्नर लगाना उसको रिश्वत देना है। पाकिस्तान में रिश्वत मिलती रही है और शरीफ फैमिली इसमें ताक है। जस्टिस ताड़र, रफीक ताड़र को सदर पाकिस्तान लगाया गया। जस्टिस नसीम हसन शाह पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया, जिसको कुछ पता नहीं था क्रिकेट होता क्या है। जस्टिस वो क्या नाम है, वो जो है सईद जमान सिद्दीकी डेथ बेड में था, उसको गवर्नर लगाया गया। जस्टिस जावेद इकबाल, उसको नैब का चेयरमैन लगाया गया। तो उन्होंने मिलकर लगाया। तो ये जो ओहदे मिलते हैं जजों को, उसके बारे में कहा जाता है ये कारकर्दगी का इनाम भी होता है, और बाकी जजों को लिए कहा जाता है भाईजान तुम काम करो, हम तुम्हें ओहदे देंगे, हम तुम्हें गवर्नर बनाएंगे, हम तुम्हें पीसीबी का चेयरमैन लगाएंगे। हम वैसे तो पीसीबी के चेयरमैन ब्यूरोक्रेसी में भी लगे हैं और भी हैं, लेकिन खैर मैं तो नहीं लग सकता।